अब बढ़ते हैं सेक्शन 13 पे, जो सबसे मेजर सेक्शन है और मेजर एलिमेंट है, जो बात करता है डिवोर्स के बारे में। डिवोर्स यानी कि आप एक अपने पर्सन्स को, आप सामने वाले को अपने से दूर कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, हटा रहे हैं, यानी कि सीधी भाषा में जाने तलाक दे रहे हैं। अब इसमें भी कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स हैं डिवोर्स के अंदर। आइए डीपली इसको समझते हैं सेक्शन 13 को। सेक्शन 13 है वो 3 पार्ट्स में बटा है। पहला पार्ट है सेक्शन 13 क्लॉज 1, दूसरा पार्ट है सेक्शन 13 क्लॉज 1A, और तीसरा है सेक्शन 13 क्लॉज 2। 13 क्लॉज 1 में डिवोर्स दोनों हस्बैंड और वाइफ ले सकते हैं। 13(1)(a) में हस्बैंड या फिर वाइफ दोनों में से कोई एक ले सकता है, और 13 क्लॉज 2 में केवल वाइफ को ये राइट बनता है कि वो इस 13 क्लॉज 2 के थ्रू वाइफ डिवोर्स ले सकती है। 13 क्लॉज 1 को, जिसमें हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी डिवोर्स ले सकता है। सेक्शन 13(1) बता रहा है कि मैरिज के टाइम, यानी कि मैरिज जब हो जाए और जब ये एक्ट आया हो, इसके एक्ट आने से पहले या फिर जब ये एक्ट आ चुका है उसके बाद अगर मैरिज हुई है, तो यहाँ पे हस्बैंड या वाइफ दोनों इस पिटिशन को फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 13 क्लॉज 1 की पिटिशन को फाइल कर सकते हैं और इन सब कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स में डिवोर्स ले सकते हैं। तो देखते हैं कुछ ग्राउंड्स को जिसमें हस्बैंड या वाइफ दोनों डिवोर्स ले सकते हैं। पहला, शादी के बाद अगर हस्बैंड या फिर वाइफ दोनों में से कोई पार्टनर अगर किसी थर्ड पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो ये ग्राउंड बन सकता है डिवोर्स का, यानी कि अडल्ट्री, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट के थ्रू इसको क्रिमिनलाइजेशन से हटा दी, यानी कि अब अडल्ट्री अब एक क्राइम नहीं है। और क्या ग्राउंड बता रहा है, अगर शादी के बाद दोनों में से किसी पर्सन ने किसी के साथ क्रूअल्टी की है, उसको डराया हो, धमकाया हो, टॉर्चर किया हो, मारपीट की हो। तीसरा ग्राउंड बता रहा है, शादी के बाद मान लीजिए दोनों पर्सन में से कोई एक अपने पार्टनर को छोड़ के चला जाए 1-2 साल के लिए, यानी कि डिजर्शन, अपनी जहाँ पे अपने हस्बैंड या फिर वाइफ दोनों में से अगर कोई पार्टनर घर पे रह रहे थे लेकिन बाद में बिना कोई स्पेसिफिक रीज़न के दोनों में से कोई भी पार्टनर अगर एक दूसरे का साथ छोड़ के चले जाते हैं तो भी ये ग्राउंड, तो भी हम डिवोर्स के लिए पिटिशन फाइल कर सकते हैं। फिर एक ग्राउंड बताता है कि मान लीजिए दोनों में से कोई भी पार्टनर कन्वर्जन कर लेते हैं, यानी कि अपना धर्म परिवर्तन, यानी कि अगर मान लीजिए पार्टनर हिंदू है मुस्लिम बन जा रहा है शादी के बाद, तो भी एक ग्राउंड बन सकता है डिवोर्स का, यानी कि कन्वर्जन बाय रिलीजन। फिर एक ग्राउंड बनता है अनसाउंड माइंड का, जैसे कि हम लोग ने पढ़ के आया कि कोई पर्सन दोनों में से इंसेन है, पागल है, याददाश्त कमज़ोर है, दिमाग काम नहीं करता, उसका माइंड आप अपने कंट्रोल में है ही नहीं, तो ये ग्राउंड डिवोर्स का बन सकता है। ये दोनों में से किसी को हेल्थ रिलेटेड डिसीज़ है, जैसे वेनरल डिसीजेज है, कम्युनिकेबल जो एक डिसीज़ होता है, इससे अगर कोई पार्टनर सफ़र कर रहा है तो एक ग्राउंड डिवोर्स का बन सकता है। किसी को हेल्थ इश्यूज़ है कम्युनिकेबल। अगर दोनों में से कोई पार्टनर है सन्यासी बन जाए, सब कुछ मोह माया छोड़ के चला जाए, दूर हट जाए, तो भी एक ग्राउंड बन सकता है डिवोर्स का। या दोनों में से हस्बैंड वाइफ किसी को एक दूसरे के बारे में अता पता नहीं है, कई समय बीतता गया, मेरा हस्बैंड मान लीजिए कहीं छोड़ के चला गया, मेरी वाइफ कहीं छोड़ के चली गई, इस समय वो कहाँ होगा इसके बारे में पता ही नहीं है। अब इस टाइम को बीतते बीतते 7 साल हो गए, तब मान लीजिए जैसे 7 साल हो गए तो लॉ कह रहा है कि 7 साल बीत चुके हैं, तो ये माना जाएगा वो जिंदा ही नहीं है, मर चुका है। तो ये मान लिया जाएगा कि मर चुका है, तो भी ग्राउंड ऑफ डिवोर्स बन सकता है कि 7 साल से आप दूसरे को जान ही नहीं रहे हैं, तो एक स्पेसिफिक रीज़न बन सकता है दूर हटने का, डिवोर्स लेने का, तो आप पिटिशन फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 13 क्लॉज 1 में हम लोग ने देखे कि ये कुछ ग्राउंड्स हैं जिससे हम लोग डिवोर्स की पिटिशन फाइल कर सकते हैं। अब हम लोग ने कुछ ग्राउंड्स, जैसे हम लोग ने पहले पढ़े थे सेक्शन 10 में, जो कि जुडिशियल सेपरेशन के बारे में बात कर रहा था, जहां हम लोग ने भी ये सेक्शन 13 को कवर किया था कि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स हैं, इससे लेके कोर्ट भी हमको जुडिशियली सेपरेट कर सकती है। तो वही ये ग्राउंड्स थे, यानी कि दोनों पार्टनर में से कोई लंबे समय से एक दूसरे के साथ नहीं है, किसी थर्ड पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, पागल है, क्रूएल्टी करता है, मेंटल टॉर्चर करता है, कोई वेनरल डिसीज है, या कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन है जिसमें एक पार्टनर दूसरे वाले से कंफर्टेबल नहीं है, या कोई भी स्पेसिफिक इश्यूज बन रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों हस्बैंड या वाइफ, ये ग्राउंड दोनों के लिए, चाहे तो हस्बैंड भी डिवोर्स ले सकते हैं फिर वाइफ भी ले सकती है,
तो हम लोग 13(1) के थ्रू हेल्प लेके इस सब ग्राउंड्स की पिटिशन फाइल कर सकते हैं। अब देखते हैं इसी के आगे वाले पार्ट को, 13(1) कैपिटल ए को। इसमें हस्बैंड चाहे या फिर वाइफ कोई भी इसमें से डिवोर्स ले सकता है। पहला पॉइंट बता रहा है कि मान लीजिए दोनों पर्सन कोहैबिटेशन ऑफ मैरिज के थ्रू साथ में रह रहे थे, लेकिन 1 साल से दोनों का अता पता नहीं है, दोनों साथ में एक साथ रह ही नहीं रहे, एक ही घर में, एक ही मकान में, एक ही छत के अंदर दोनों पार्टनर्स अगर साथ में नहीं रह रहे हैं, तो उस बेसिस में भी कोर्ट यहाँ पे जुडिशियली सेपरेट कर सकती है। किससे? सेक्शन 10 की मदद से। कौन ले सकता है? हस्बैंड या फिर वाइफ। यहाँ पे दोनों में से कोई भी चाहे, मान लीजिए किसी के साथ आप नहीं रह रहे हैं, साल भर हो गया है, तो यहाँ पे आप जुडिशियली सेपरेट हो सकते हैं। या फिर ऐसी सिचुएशन बन रही है कि फिर से साथ नहीं रह पाएंगे, ऐसे आपस में खिचड़ी पक गई है, इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए कि पार्टनर चाहते हुए भी नहीं साथ रह सकते, कोई रीज़न या कोई ग्राउंड ही नहीं बन रहा कि अगर वो लोग साथ में रह लें। तो एक स्पेसिफिक सिचुएशन ऐसी भी है, तो यहाँ पे जुडिशियली सेपरेट आपको कोर्ट कर सकती है सेक्शन 10 की मदद से। आप कहाँ पे पिटिशन फाइल करेंगे? सेक्शन 13(1) में। ये पहला पॉइंट बता रहा है। साथ ही दोनों में से कोई भी पर्सन है एक दूसरे का साथ छोड़ के चले गए, जैसे कि हम लोग ने सेक्शन 9 में पढ़ा था, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट से कोई स्पेसिफिक ग्राउंड ही नहीं बता रहा है, कहाँ हो, किस रीजन की वजह से छोड़े हो, कौन से ग्राउंड पे छोड़े हो, कौन सी बात बुरी लग गई, बस सीधे तरीके से छोड़ के चले गए, दोनों में से कोई भी पर्सन, हस्बैंड या फिर वाइफ। अब रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है सेक्शन 10 में जो दिया गया। अब इसके थ्रू जब हस्बैंड या वाइफ दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं, दोनों में से कोई भी बिना रीजन के छोड़ के चला गया है, और इस बात को अगर पूरा 1 साल हो चुका है, तो यहाँ पे कोर्ट डिग्री पास करके इनको अलग कर सकती है और डिवोर्स ग्रांट कर सकती है। अब जाहिर सी बात है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की पिटिशन आप फाइल ही नहीं की है, आप जान रहे हैं कि आपको आपके बिना ग्राउंड के बेसिस में आप सामने वाला पार्टनर छोड़ के चला गया है। अब रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की आपने पिटिशन फाइल की नहीं है, इस टाइम को 1 साल बीत चुका है, तो यहाँ पे कोर्ट आपको डिग्री के थ्रू जुडिशियल सेपरेशन के बेसिस में आपको डिवोर्स ग्रांट करेगी। अब देखिए, इससे पहले वाले हम लोग ने पढ़ा था कि ऐसे कुछ परिस्थितियां बन जा रही हैं हस्बैंड वाइफ के सामने कि वो चाहते हुए भी साथ रह ही नहीं पा रहे हैं। मान लीजिए कोई ऐसे स्पेसिफिक ग्राउंड हो गया, आप बीमार हैं, सामने वाला पागल है, कोई पहले से ही सेक्सुअल इंटरकोर्स करके बैठा है, तो ये सब कंडीशन जब बन रही है, तो एक देखिए आपको एक रीजन पता चल रहा है कि आपको, हाँ, ये ग्राउंड है, सामने वाले पर्सन के अंदर ये कमी है, तो इस कमी के बेसिस में आपसे मैं पीछे हट रहा हूँ या आपसे मैं दूर हट रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे डिवोर्स चाहिए। लेकिन इसका सेक्शन 13(1) ये बात कह रहा है कि यहाँ पे बिना रीजन के बेसिस में आप एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, या आप दोनों एक छत के साथ एक कमरे में नहीं बैठ रहे हैं, अपनी डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, जो मैरिज की ड्यूटीज़ जो फॉलो करनी थी वो आप कर ही नहीं रहे हैं, और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की पिटिशन आपके टाइम पीरियड 1 साल बीत गया, आप फाइल ही नहीं कर रहे हैं, तो ये सब सिचुएशन है। तो यहाँ पे कोर्ट आगे बढ़ के जुडिशियली सेपरेट कर रही है हस्बैंड या फिर वाइफ को, इसमें से दोनों में से एक को इशू हो रहा है। यहाँ पे सेक्शन 13(1) में कोई रीजन नहीं बन रहा है, यहाँ पे 2 ही रीजन बन रहे हैं। एक तो दोनों साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं तो अलग हो रहे हैं, और एक बिना रीजन की, बिना मर्जी के छोड़ के चला गया। अब ये बात आ रहा है 13(1). अब देखते हैं सेक्शन 13 क्लॉज 2 को, जो सेक्शन 13 का ही पार्ट है डिवोर्स का। इस क्लॉज 2 में केवल वाइफ के पास ग्राउंड्स बनते हैं कि वो हस्बैंड से अपने डिवोर्स ले सकती है। यहाँ पे वाइफ को राइट दिया गया। आइए वाइफ से संबंधित ग्राउंड्स को देखते हैं। अगर वाइफ को लगे कि हस्बैंड ने मेरे से शादी की और मेरे से शादी करने के बाद फिर से किसी और से शादी कर ली, या फिर किसी के साथ अफेयर चल रहा है, या कोई रिलेशनशिप क्रिएट किया गया, किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, बिना पहली पत्नी से डिवोर्स प्राप्त किए, और साथ ही साथ ये बात की जानकारी भी हस्बैंड को है कि मेरी पहले से ही शादी हो चुकी है, लेकिन इस बात की जानकारी के बाद हस्बैंड ने वाइफ से डिवोर्स लिया नहीं, फर्स्ट वाइफ से, वो सेकंड वाइफ के साथ रह रहे, यानी कि बाइगैमी कर रहा है, जो हम लोग पहले पढ़ के आए हैं, जो इनवैलिड मैरिज की, वॉइड मैरिज की कंडीशन बनती है, या फिर उसका ग्राउंड बनता है सेक्शन 5 में। वही चीज सेक्शन 13 क्लॉज 2 में भी ग्राउंड बनता है वाइफ के लिए, यानी कि वाइफ के सपोर्ट में ही बात कही गई है कि अगर हस्बैंड ने बाइगैमी की है, किसी और के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, या उसके साथ रिलेशनशिप में है शादी के बाद, तो यहाँ पे वाइफ डिवोर्स ले सकती है। ये 13 क्लॉज 2 का पहला पॉइंट। 13 क्लॉज 2 बात करता है कि वाइफ के साथ अगर हस्बैंड ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, जो कि फोर्सफुली किया है, ज़बरदस्ती किया है, जानबूझ के किया है, या कोई स्पेसिफिक केसेस में हस्बैंड फंसा हुआ था रेप केसेस में, या फिर किसी और के साथ उसने पहले कुछ क्राइम उसके ऊपर सर पे चढ़ा हुआ है, इस बात की जानकारी नहीं थी, या फिर वाइफ के साथ ही मान लीजिए रेप कर दिया है, फोर्सफुली सेक्सुअल
असॉल्ट कर लिया, सेक्सुअल हरासमेंट कर लिया, कोई भी ऐसी सेक्सुअल एक्ट कर लिया जो वाइफ को कंफर्टेबल फील नहीं हुआ, फोर्सफुली लगा, कंसेंट के बिना किया, तो एक ग्राउंड बन सकता है वाइफ के लिए डिवोर्स लेने का। अब मान लीजिए डिवोर्स हुआ है, जाहिर सी बात है मेंटेनेंस की बात आएगी। अब मेंटेनेंस यहाँ पे सेक्शन 125 सीआरपीसी में दिया गया है। यहाँ पे मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया गया था कोर्ट ने, वाइफ हस्बैंड ने उसको माना ही नहीं उस बात को, वो उसके साथ रह भी नहीं रहा है, मेंटेनेंस भी नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे वाइफ को एक ग्राउंड बनता है कि वो उससे हट सके। यहाँ पे 125 के बेसिस में भी मेंटेनेंस मिल रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे सेक्शन 18 हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के बेसिस में भी यहाँ पे कोर्ट ने डिग्री के बेसिस पे एक ऑर्डर पास किया है कि यहाँ पे हस्बैंड एंटाइटल होगा मेंटेनेंस के लिए, लेकिन वो मेंटेनेंस भी नहीं दे रहा है और साथ में रह भी नहीं रहा, और 1 साल या 1 साल से ज़्यादा हो गया है कि आपस में कोई कोहैबिटेशन हुआ ही नहीं है पार्टनर्स के बीच। तो यहाँ पे वाइफ के पास स्पेसिफिक ग्राउंड बनता है यहाँ पे डिवोर्स लेने का। मान लीजिए वाइफ की मैरिज माइनर जब वो थी तब वो हो गई है, यानी कि रेपुटेशन ऑफ मैरिज बना, यानी कि जब माइनर थी वो तब उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी थी। पहले के टाइम में बाल विवाह हो जाता था। यहाँ पे वाइफ की, यहाँ पे लड़की की मर्जी नहीं पूछी जाती थी, वो लड़की माइनर थी, मान लीजिए 15 साल की है, तो बाद में जब स्टार्टिंग पीरियड में जब मैरिज हुई तब वो 15 साल की हुई, 15 साल की थी, बाद में वो 18 साल की हो गई, अब वो मेजर बन गई है, तो बाद में वहाँ पे वाइफ हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है। या ये वाला पॉइंट डिवोर्स के लिए भी और एक तरीके से वॉइडेबल मैरिज की भी सिचुएशन में आ सकता है। हम लोग ने पहले पढ़ा था वॉइडेबल मैरिज में कि यहाँ पे पार्टीज के आपस में चॉइस रहती है, यानी कि ऑप्शन रहता है कि चाहे तो उस मैरिज को एक्सेप्ट कर ले या फिर रिजेक्ट कर ले। अब लड़की माइनर है, उस समय 15 साल की थी, उस समय तो जाहिर सी बात है कि बिना मर्जी से कंसेंट, विदाउट कंसेंट बेसिस में शादी करवा दी गई। लेकिन जैसे लड़की बड़ी हुई, समझ आई, उसको समझ आई हर चीज़, तो यहाँ पे जब वो समझ आई तो उसके अकॉर्डिंग उसके पास ऑप्शन है, या मैं इसके साथ रहूं या इसे छोड़ दूं। अगर मैं छोड़ दूं तो कहाँ आके छोड़ूंगी, डिवोर्स लूंगी। डिवोर्स कहाँ लूंगी, सेक्शन 13 क्लॉज 2 के 4th पॉइंट में जाके मैं पिटिशन फाइल करके डिवोर्स ले लूंगी, यानी कि मैरिज को रेपुटेट करवा देगी। 15 साल की जब वो थी शादी हो गई, 18 साल की जब हुई तो डिवोर्स ले ली। तो क्योंकि ये कंडीशन वैलिड मैरिज की है ही नहीं, जाहिर सी बात है, माइनर उस समय आप कर ही दिए, अब उसके ऊपर ये पॉइंट है कि रहे या फिर छोड़ दे। तो ये पूरा सेक्शन 13 का कंप्लीट स्ट्रक्चर है, जिसमें सेक्शन 13 क्लॉज 1 में हम लोगों ने देखा कि दोनों हस्बैंड वाइफ कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स के बेसिस में डिवोर्स ले सकते हैं। सेक्शन 13 1A में हम लोग ने पढ़ा कि यहाँ पे चाहे तो हस्बैंड या फिर वाइफ कोई भी एक पर्सन डिवोर्स ले सकता है। सेक्शन 13 क्लॉज 2 में हम लोग ने वाइफ को कुछ ग्राउंड्स दिए गए या फिर उनको कुछ राइट्स प्रोवाइड किए गए, सेक्शन 13 जाके वो डिवोर्स की पिटिशन फाइल करके डिवोर्स प्राप्त कर सकती है। अब देखते हैं सेक्शन 13 क्लॉज बी को। सेक्शन 13 क्लॉज बी डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के बारे में बात करता है। अब म्यूचुअल और कंसेंट इसको समझते हैं। म्यूचुअल मतलब आपस, तो तालमेल, आपस में, आपस की अंडरस्टैंडिंग, आपस की समझदारी, मुझे भी पता ये चीज़ें हैं, तुम्हें भी पता है, आओ मिलके ये काम कर लिया जाए। कंसेंट, तुम्हें भी, तुम भी कुछ नहीं बोलोगे, मैं भी कुछ नहीं कहूँगी, तुम्हारी भी मर्जी है, मेरी भी मर्जी है, यानी कि म्यूचुअल कंसेंट है, आपस की समझदारी, आपस की रजामंदी है, दोनों लोग को इस बात की जानकारी है। तो यहाँ पे सेक्शन 13B की मदद से डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट ले सकते हैं। अब कौन से ग्राउंड पे ले सकते हैं, क्या रीज़न है, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें स्पेसिफिक प्रोविजन भी है, पहले कुछ ग्राउंड समझ लेते हैं। देखिए 3 ग्राउंड इसमें बताए गए हैं 13B में, जिसमें दोनों पार्टनर साथ रहने के लिए एग्री कर ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे म्यूचुअली डिवोर्स लिया जा सकता है। पहला, अगर दोनों 1 साल से साथ में ज़्यादा रह ही नहीं रहे, यानी कि टाइम पीरियड बीत चुका है, 1 साल बीत चुके हैं, उससे ज़्यादा हो गया है, और ये लोग तब से अलग अलग रह रहे हैं, यानी कि अलग अलग कमरे में, अलग अलग छत में, या फिर अलग अलग घर में, या फिर वाइफ अपने घर जाके रह रही है। दूसरा ग्राउंड बन रहा है कि साथ में रहा ही नहीं जा रहा, नॉट एबल टू लिव टुगेदर, यानी कि दोनों पर्सन डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, साथ में रह ही नहीं पा रहे हैं, कोई इशूज हो रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे को पसंद ही नहीं कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते हैं। और साथ में ये डिसाइड कर रहे हैं कि वो, थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि साथ में म्यूचुअली एग्री कर रहे हैं, आपस की रजामंदी कर रहे हैं कि चलो हटाते हैं, एक दूसरे को देखना भी नहीं है, रोज रोज लड़ने से अच्छा है कि अलग हो जा रहे हैं, ख़त्म करो इस बात को, डिवोर्स ले लो। पहला ग्राउंड 1 साल से अलग रहना। दूसरा ग्राउंड साथ रहा ही नहीं जा रहा है, अलग होना चाह रहे हैं। तीसरी बात, आपस में एग्रीमेंट कर लिए कि चलो अब ख़त्म करते हैं, हटाते हैं, डिवोर्स लेके अलग हो जाए, रोज रोज की लड़ाई कलेश से अच्छा है कि हटो, ख़त्म करो।
तो यहाँ पे पिटिशन कैसे फाइल की जाएगी? देखिए दोनों की रजामंदी है, आपस में कंसेंशुअल है, म्यूचुअल कंसेंट है। तो आइए देखिए इसमें क्या हुआ। ये दो कंडीशन है यहाँ पे, नॉट अर्लियर देन 6 मंथ, नॉट अर्लियर देन 6 मंथ्स, नॉट लेटर देन 18 मंथ्स। अब मान लीजिए आपको डिवोर्स चाहिए, तो आपको तुरंत जाके डिवोर्स नहीं मिल जाएगा कि लो आज आपस में तय कर ली। यहाँ पे कोर्ट की कुछ प्रोविजन है, कुछ प्रक्रिया है। आपको 6 महीने का समय दिया जाएगा, आप अपना शांति से सुलझा सकते हैं, आपस में कंसल्ट कर सकते हैं, आपस में सुझाव इसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो आपको 6 महीने का कूलिंग पीरियड जो होता है वो दिया जाएगा। मान लीजिए आपने कोई बात गुस्से में कह दी, कोई दबाव में आके कह दी जल्दी जल्दी में, तो आपको 6 महीने का एक तरीके का कूलिंग पीरियड कि आप शांति से बैठ के ठंडे दिमाग से सोच सकते हैं और फिर बाद में कुछ फैसले ले सकते हैं। क्योंकि डिवोर्स का मामला होता है, फैसला तुरंत नहीं लिया जा सकता, कुछ टाइम चाहिए सोचने और समझने का। तो मान लीजिए आपने पिटीशन फाइल की, तो 6 महीने का टाइम दी। मान लीजिए आपने 1 तारीख जनवरी को पिटीशन फाइल कर दी, 6 महीने दिए, 30 जून तक का आपको टाइम पीरियड किया, कूलिंग पीरियड हो गया। और यहाँ पे 18 महीने से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। यानी मान लीजिए 6 महीने तक का कूलिंग पीरियड तो मिलेगा, लेकिन वो 18 महीने से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे पिटिशन जो फाइल होगी, मान लीजिए जैसे आपने 30 जून को फिर कूलिंग पीरियड आपका ख़त्म होता है। अब 30 जून से 30 जून, मान लीजिए 30 जून 2022 और 30 जून 2023, 6 महीना उधर और हो गया, यानी कि 18 मंथ्स हुआ टोटल। 12 + 6, 12 मंथ्स आपको एक साल इधर हो गया, 30 जून 2023 से 30 जून 2024 तक का मान लीजिए, या 30 जून 2022 से 23 का मान लीजिए, और 6 महीने और हो गए, यानी कि नवंबर तक। तो बिफोर 30 नवंबर तक पिटिशन फाइल नहीं होगी, क्योंकि आपको पूरा 1 साल दिया जाएगा कि आप शांति से सुलझा सकें, समझ सकें, डिसीजन ले सकें, हर चीज़। तो आपका डेट ऑफ प्रेजेंटेशन कूलिंग पीरियड के बाद से ही स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आप पिटिशन फाइल कर सकते हैं। यानी कि 6 महीने के कम से कम आपको टाइम पीरियड बिताने हैं, और इतना भी नहीं कि आप 18 महीने के बाद जाके कर रहे हैं, तब कोई मतलब ही नहीं है। तभी तो कहते हैं कि शादी के 1 साल बाद ही आप पिटिशन फाइल कर रहिए, 1 साल आप आराम से रहिए। ये पॉइंट हम लोग आगे वाले सेक्शन में अभी डिस्कस करेंगे। एक केस है, उसको भी देख लेते हैं, जहां पे कूलिंग पीरियड को चैलेंज किया गया। निखिल कुमार वर्सेस रूपाली कुमार 2016 का एक केस था, जिसमें हाईकोर्ट ने 6 महीने का कूलिंग पीरियड दिया था। लेकिन यहाँ पे कूलिंग पीरियड को इग्नोर करते हुए पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी कि हमको डिवोर्स 6 महीने के अंदर ही अंदर चाहिए। 6 महीने तक हम क्यों वेट करें, जब हम म्यूचुअली कंसेंट हैं, आपस में रजामंदी कर ली है, एग्री कर ली है, तो हम क्यों रहें, क्या मतलब बनता हमारे रहने का। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली पिटीशन फाइल की गई पार्टीज के द्वारा। तो पार्टीज को यहाँ पे 6 महीने का पीरियड उनसे छीन लिया गया और उनको तुरंत डिवोर्स मिल गया। कई कई ऐसी सिचुएशन आती हैं कि जहाँ पार्टीज एक दूसरे से तंग आ चुके, शक्ल ही नहीं देखना चाह रही, पॉइंट जब मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे कूलिंग पीरियड भी किस बात का, आप हटिए, तुरंत हटिए, स्पेशली पिटीशन फाइल कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तुरंत आकर डिवोर्स पा गए। लेकिन अब प्रक्रिया चेंज होगी, अब टाइम लगता है हर चीज़ में, तुरंत आपको कोई चीज़ नहीं होगी। तो ये बता रहा है सेक्शन 13